चलिए फाइन, ओके। गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज हैलोएल्केन हैलोअरीन। अच्छा, एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं केमिकल रिएक्शन से सबसे ज्यादा। अगर आप इसको देख पाए पिछले कुछ सालों में, तो पिछले कुछ सालों में इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन से। इस चैप्टर से, किस टॉपिक से? हेलो फॉर्म मतलब हाइड्रो फॉर्म। अगर आप पीछे जो भी क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पर भी यही चीज आपको देखने को मिलेगी। सो तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर को जानते हैं कि ये चैप्टर है क्या, और फिर इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी की चीजें हम डिस्कस करेंगे। बाकी की चीजें इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सबसे पहले वो जानेंगे जो एग्जाम में आ रहा है। चलिए बेटा, आपका नाम क्या है? माज। माज, आपका भी नाम माज है? माज, इकबाल और माज खान। ओके फाइन, चलिए फाइन, ठीक है। तो मार्च 1 मार्च 2। चलिए, तो बेटा सर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है? एकदम बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं कुछ भी पूछूं तो मतलब अगर आपको, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक्स आता है तो आप क्या मतलब, तब तो ऑर्गेनिक के 50% मार्क्स हैं पूरे आपके सब्जेक्ट चैप्टर में, मतलब आपके 12th में 50% वेटेज तो ऑर्गेनिक का ही है। तो कैसे है अभी तक, क्या लग रहा है कि कुछ हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा? क्वेश्चंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो चलिए ठीक है, तो मैंने सोचा था एक दो चीज पूछूंगा, थोड़ा मुझे आइडिया लग जाएगा, बट अब तो मुझे लग रहा है कि सब मुझे ही बताना है। चलिए भाई, कोई बात नहीं। अब हम लोग सबसे पहले एक चीज को चलते हैं कि हम लोग इससे शुरुआत करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली बात होती है किसकी? हाइड्रोकार्बन की। किसकी होती है? हाइड्रोकार्बन की। मैंने पहले आपको पढ़ाया था एल्केन, मैंने आपको पढ़ा दिया है एल्कीन, और मैंने आपको पढ़ा दिया है एल्काइन। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन क्या होता है तो कहेंगे साइक्लो कंपाउंड्स। क्या होते हैं? साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन। उसके बाद में क्या होता है तो कहेंगे सर एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। ये होता है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब इसके बाद आती है, ये तो हम लोग ने सब लोग जान लिया। अब हम लोग इसके बाद आते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, अगर किसी हाइड्रोकार्बन, अगर किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटा दे और वहां पर क्या लगा दे? हेलोजन, तो क्या बनेगा? हाँ, तो कहेंगे सर हेलोएल्कीन बनेगा, हेलोएल्कीन बनेगा, या हेलोएल्कीन बनेगा, या तो हेलो एल्काइन बनेगा, या तो एल्काइल हैलाइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉमन नेम क्या हो सकता है? एल्काइल हैलाइड। क्या बन सकता है? एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड के अलावा मान लो हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या बहुत तेज इसलिए पढ़ा रहे कि कुछ है नहीं इस टॉपिक का, ये सब पार्ट कुछ नहीं है, बस तुमको समझा रहा है। अगर मान लो वो एरोमेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो क्या बनेगा? तो कहेंगे सर ऐसा हो सकता है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इस तरीके की चीजें बनेंगी। और क्या बन सकती है? डीडीटी बन सकता है, गैमेक्सिन बन सकता है, ये सब चीजें बन सकती हैं। अब बात आती है कि जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, क्या हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, ये क्या हो सकता है? अगर सिर्फ एक हैलोजन लग जाए तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव होता है। हाँ, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड हो गए। अगर दो हैलोजन लग जाए, कितना लग जाए? तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड हो सकते हैं। अब डाई में भी दो तरीका है, एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन लग जाए या एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन लग जाए, तो इसको कहते हैं विस डाई हैलाइड। क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? जेम डाई हैलाइड। क्या कहते हैं? जेम डाई हैलाइड। तो एक चीज होती है जेमिनल और एक होती है विसिनल। मान लो एक ही कार्बन पर जो है दो हाइड्रोजन लग गया तो क्या बनेगा? CH2 Cl2 बन सकता है। एक ही कार्बन पर एक है मीथेन में 4 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन हटाया तो एक क्लोरीन लगा दिया, क्लोरोमीथेन हो गया। दो क्लोरीन लगा दिया, डाइक्लोरोमीथेन हो गया। तीन क्लोरीन लगा दिया तो यहीं से आगे हेलोफॉर्म। क्या बन गया? हेलोफॉर्म। और ये क्या बन गया? क्योंकि क्लोरीन है तो क्या कहेंगे? क्लोरोफॉर्म। क्या कहेंगे? क्लोरोफॉर्म। अगर CCl4 हो जाए
तो इसको क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर इसी का एक कॉमन नेम है पायरीन, टेट्राक्लोरोमीथेन है और इसी का एक कॉमन नेम है पायरीन। और पायरीन से क्या बनता है? तो कहेंगे सर ये फायर एक्सटिंग्विशर। क्या होता है? और सॉल्वेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्या है कि पायरीन का इस्तेमाल करते हैं हम फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर। किसके तौर पर? फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर। चलो ये सब बात हो गई बेसिक। अब हम, मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए हैं कि इसका हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। अब इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टीज के बाद मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आता है। उसके बाद हम लोग समय निकाल करके प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। थोड़ा सा पीछे पढ़ेंगे बाद में। प्रिपरेशन बाद में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि प्रिपरेशन जो है वो आपका इजी है एक तो, और दूसरा रीजन क्या है कि वो एग्जाम में कम पूछा जाता है, ज्यादा पूछा जाता है रिएक्शन। और इस चैप्टर में केवल 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन और इसके बाद आपका क्या है तो जो है हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आसान वाली चीजें पढ़ेंगे। ओके चल अब आए आराम से पढ़ाए, 33 पढ़ाए। ठीक है, ठीक है ना? इतनी आवाज ठीक है कि और थोड़ा धीमे? अभी तक तो बेसिक था, अब थोड़ा धीमे पढ़ाऊंगा। ठीक है, चल अब मैं बात करता हूँ कि किसी भी हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड की 2 फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी शब्द सुनते हैं क्या समझ में आता है कि कोई भी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रही है? एटॉमिक मास पर। किस पर डिपेंड कर रही है? एटॉमिक मास। फिजिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? सबको पीपीटी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब इसका मतलब, अच्छा अब जरा ये देखो, एक चीज होती है पोलर कंपाउंड और एक चीज होती है नॉन पोलर कंपाउंड। इतना कोई बता दे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, मास 2। तो मतलब व्हाट आर पोलर कंपाउंड, व्हाट आर नॉन पोलर कंपाउंड? तुम बताओ, कोई बताएगा? पोलर क्या होते हैं? तो कहेंगे सर जब हम इसको, पोलर कंपाउंड वो होते हैं जो किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्या होते हैं? तो कैसे होंगे? डायरेक्शनल। कैसे होंगे? लेकिन नॉन पोलर क्या होंगे? दैट इज नॉन डायरेक्शनल। क्या होंगे? मतलब ये कहीं पर मूव नहीं करेंगे सॉल्वेंट के अंदर। जैसे अगर तुमने मान लो कि कोई सॉल्यूशन को 2 इलेक्ट्रोड रखा, एक रखा आपने कैथोड, एक को रखा आपने एनोड। जैसे ही आपने इसमें जो है सॉल्ट डाल दिया, क्या डाल दिया? और क्या डाल दिया? पानी। क्या डाल दिया? मतलब एक्वस सॉल्ट। क्या हो गया? एक्वस सॉल्ट। तो ये पानी में जाते ही ये Na+ में टूट जाएगा और ऐसे ही टूट जाएगा। अच्छा, क्योंकि कैटायन किसकी तरफ जाता है? कैथोड की तरफ, और एनायन एनोड की तरफ। जानते हैं ना ये सब? तो एनायन जो है वो चला जाएगा एनोड की तरफ और कैटायन कहाँ चला जाएगा? तो ये क्योंकि क्या बन गए? आयन। आयन सॉल्वेंट क्या है? पानी क्या है? पोलर सॉल्वेंट। पानी क्या है? पोलर सॉल्वेंट। तो पानी की प्रेजेंस में ये आयन क्या है? किसी डायरेक्शन में मूव किए। ऐसा नहीं था कि एनायन एनोड छोड़ के कैथोड चला जाए। तो एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि आयन के मूवमेंट की। और आयन किस में मूव करता है? पोलर सॉल्वेंट में। किसमें? पोलर सॉल्वेंट में। इसका मतलब यहाँ पर बात आ रही है कि यहाँ पर सॉल्वेंट कैसा है? पोलर। एक बात समझ में आ रही है कि ये है हेलो एल्केन। क्या है? या एल्काइल हैलाइड। एल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ज्यादा नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इसका मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। क्या होता है? इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके के सॉल्वेंट है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। कैसे होते हैं? तो कभी तुमने सुना होगा, भी होगा, एक शब्द सुना होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बहुत कॉमनली सुना होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे होते हैं? तो हेलो एल्केन की मैं बात करूंगा तो नॉन पोलर नेचर होता है। कैसा होता है? नॉन पोलर। तो बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अच्छा एक बात बताओ कि मार्च 1 और मार्च 2 दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। बात को समझना यहीं से। तो एक बात समझ में आ रही है कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? तो कहेंगे सर इनका नाम लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब एक जैसे लोग क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करता हूं पोलर की, तो पोलर हमेशा किसको, पोलर सॉल्वेंट में किसके लिए
होती है रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन फेवर करेगा? पोलर रिएक्शन। और नॉन पोलर सॉल्वेंट किसके लिए रिएक्शन करेगा? नॉन पोलर रिएक्शंस के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये हेलो एल्केन हेलो एलीन का नेचर होता है नॉन पोलर। कैसा होता है? नॉन पोलर। तो ये कैसी रिएक्शन शो करेंगे? जहां पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस्तेमाल होगा। चलो, इसका मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चार्ज तो होता नहीं, न्यूट्रल है, जैसे CCl4। जैसे ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। अच्छा, सब में अच्छा पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन यहाँ आता है, कार्बन यहाँ आता है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ती है, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये क्या है? तो कहेंगे सर ये मेरी बुआ का नाम है लोएना। नहीं, तुम लोग किसको बोल सकते हो? लीना। क्या? लेकिन ये नहीं बोल सकते। दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ये क्या है? तो एक बात बताना कि आप और आपकी मम्मी, या आपकी मम्मी है और ये आप है, और आप जाते हो नाना के घर में, पैसा मिलता है, किसके पास रहता है? मम्मी पास चला जाता है, संभाल के रखना। मिलता है क्या कभी? और कभी मांग लो तो क्या होता है कि इनको ऊपर इतना खर्चा कर दिए, आज हमसे पैसे की हिसाब ले रहे हैं। तो वो 200 रुपए तुमको मिला था, मांग लो तो इतना सुना देती है, कैसे लगता है 2 लाख का कर्जा हो रखा है। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन अपना तो रखा ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसका दे दिया? कार्बन का। तो ये कंपाउंड दोनों नॉन मेटल है, तो कार्बन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? तो कहेंगे सर दोनों ही नॉन मेटल का बॉन्ड होगा कोवेलेंट, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉज। मम्मी मेरा पैसा ले नहीं है ना, तो पार्शियली उन्होंने मेरे से उधार ले रखा है। तो इनके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही बॉन्ड टूटा जाएगा, मम्मी हम आपसे बात नहीं करेंगे, मत करो, जाओ, पैसा नहीं देंगे। तो क्या होगा? बॉन्ड टूट गया तो क्या होगा? लेकिन तुम्हारे पास पूरा टोटल पॉजिटिव आ गया, टोटल नेगेटिव। लेकिन तुम जा करके दुनिया से बताओगे मेरी मम्मी मेरा पैसा रख ली, नहीं कहूँ मम्मी दे दिए, उनको काम था। बेइज्जती हो ना अपने दोस्तों के बीच में। ये थोड़ा बोलोगे कि मेरी मम्मी मेरा पैसा रख ली, तो क्या बोलोगे? मम्मी की जरूरत थी, दे दी यार, कभी और आज झाड़ी में खा लो, कभी और जो है खिलाएंगे तुमको। तो क्या हो गया? पार्शियल पॉजिटिव। अब यही चार्ज इसको एक आयन बनाया। क्या बनाया? आयन। अब ये जो चार्ज इसको आयन बनाया, ये अब जिससे देखो तुम्हारा पैसा तुम्हारे हाथ चला जाए तो तुम स्टेबल की अनस्टेबल? अब तुमको, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्टेबल हो, मम्मी भी गुस्सा है, तो तुम वापस नहीं जा सकते, तो तुम जल्दी से और स्टेबल होना चाहोगे ना। हो सकता है कि तुम जो है अपने चाचा से दोस्ती कर लो, हो सकता है कि अपने तुम दोस्त से और अच्छी दोस्ती कर लो, ताकि वो तुमको टॉफी खिला दे, कुछ खिला दे, तो तुम खुश हो जाओगे ना। इसका मतलब जब तुम इस सिचुएशन में आते हो तो इस कंडीशन को कहते हैं इंटरमीडिएट सिचुएशन। क्या होता है? इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट सिचुएशन को तुम कोचिंग से रिलेट करो। जैसे ये आपका स्कूल है, ये आपकी कोचिंग है, और यहाँ पे ये आपकी कोचिंग है, और यहाँ पर आप जो है कॉलेज जाओगे। स्कूल वाले अच्छा पढ़ा नहीं रहे, उनकी पढ़ाई समझ नहीं आ रही है, तो तुम कोचिंग में आ रहे हो, लेकिन कोचिंग वाले तुम्हारे स्कूल में नंबर नहीं दे रहे हैं। बात समझो, तुम्हारे प्रैक्टिकल में नंबर कोचिंग वाले जाकर के नहीं दे रहे हैं। तो कोचिंग में तुम आ रहे हो कम समय, सबसे कम समय तुम यहीं बिताओगे, अपने पूरी लाइफ का सबसे कम समय तुम कोचिंग में बिताओगे। लेकिन कोचिंग ही एक ऐसी सिचुएशन है जो तुमको स्कूल से निकाल करके कॉलेज पहुंचा देगी। तो कोचिंग क्या है? आपकी इंटरमीडिएट सिचुएशन। इस सिचुएशन में तुम सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो, लेकिन तुम पीछे नहीं जा सकते, तुम तुरंत क्या होगा? आगे जाओगे। इसका मतलब जितनी अच्छी तुम्हारी कोचिंग उतनी जल्दी तुम कॉलेज जाओगे। हाँ, जितने अच्छे तुम्हारे टीचर, जितने मेहनती तुम्हारे टीचर, जल्दी तुम अच्छा करोगे और कॉलेज पहुंच जाओगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटरमीडिएट है, ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्या होगा? जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जितना तुम डेडिकेटेड होगे, कोचिंग ही अच्छी नहीं, जितना तुम भी डेडिकेटेड होगे, तुम जितने ज्यादा रिएक्टिव होगे, उतनी जल्दी क्या होगे? कॉलेज जाओगे। इसका मतलब इस सिचुएशन कहते हैं इंटरमीडिएट सिचुएशन। इसी सिचुएशन पे सारी रिएक्शन सुनते हो, इलेक्ट्रोफिलिक और हेलो भैया नमस्ते, यही है सेंटर में? हाँ बताएं। क्लास में हाँ हाँ। बात समझ में आ गई? चलो, अब यहाँ पर बात आ रही है फिजिकल प्रॉपर्टी में वाटर सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट और आइसोमेरिक हैलाइड। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि बात आती है वाटर सॉल्युबिलिटी की। वाटर सॉल्युबिलिटी की बात आती है तो जो ये एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं।
जब मैं बात करता हूँ बॉइलिंग पॉइंट, तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर मान लो कोई सब क्या है, सबका एल्काइल ग्रुप सेम है, क्या है, जैसे मान लो सब मेथाइल है, सब एथाइल है, हाँ, सब प्रोपाइल है, लेकिन मान लो यहाँ पर हेलोजन जो है सबका अलग है, जैसे यहाँ पे आयोडीन है, तो जैसे मान लो CH3 Br है, CH3 Cl है, CH3, हाँ, इस तरीके से F है। जब तुम इसकी बात करते हो, किसकी बात करते हो, इसकी बात करते हो, जब तुम इसकी बात करते हो तो भाई ये R तो सबका सेम है, लेकिन आयोडीन का एटॉमिक वेट ज्यादा है, तो ये पूरे का मॉलिक्यूलर का वेट इस मॉलिक्यूल से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, एल्काइल आयोडाइड का मॉलिक्यूलर वेट एल्काइल ब्रोमाइड से ज्यादा, एल्काइल ब्रोमाइड का एल्काइल क्लोराइड से, एल्काइल क्लोराइड से एल्काइल, बात समझ में आ गई। अब लेकिन मान एक और बात लिखी हुई है कि मान लो जो आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड है, क्या है, आइसोमेरिक, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पर लिखा है CH2 Cl, क्लोरोपेंटेन लिखा है CH3 CH CH2, ठीक है, CH2 और ये लगा है Cl, 1 2 3 4, एक और लगा है CH2 Cl, अब सही है, ठीक है। तो ये हो गया मतलब 3 क्लोरोप्रोपेन ब्यूटेन। और क्या हो सकता है इसी तरीके से, और हो सकता है 1 2 3 4, और ये हमारा 1 2 3 4 और यहाँ लगा 5। अब यहाँ पर देखो कि ये हो गया तुम्हारा मेन, ये हो गई ब्रांच, यहाँ पर एक ब्रांच और यहाँ पर एक भी ब्रांच है, 3 हो गया। तीनों में सबसे ज्यादा ब्रांचिंग इसमें है, और लिखा है कि अच्छा सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, क्योंकि बस इधर उधर ही रीअरेंज के आइसोमर है, क्या है, नॉर्मल आइसो नियो, नॉर्मल आइसो नियो। अब जिससे बात आती है कि ब्रांचिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो देखो नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, मतलब नियोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और नॉर्मल ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। तो एक बात समझ में आ रही, जैसे ब्रांचिंग होगी वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होता जाएगा। अब बात आती है डाइपोल मोमेंट की, किसकी आती है, डाइपोल मोमेंट। तो वही यही बात है, जैसे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये वाला, अच्छा जितना ये इधर होगा उतना इधर आएगा, 0 हो गया, जितना ये इधर उतना ये इधर 0 हो गया, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। इसका डाइपोल मोमेंट 0, वो क्या होता है, नॉन पोलर, क्या होता है, चलो अब बात आती है, ये है कार्बन, ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, जितना ये इधर उतना ये इधर, जितना ये इधर उतना ये इधर, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, तो क्या हो गया, नॉन पोलर। अब बात आती है क्लोरोफॉर्म की, किसकी आती है, क्लोरोफॉर्म, ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन और ये है क्लोरीन। जब मैं बात करता हूँ ये इधर इधर तीनों इधर खींचेगा, लेकिन नेट फोर्स किधर आएगा, नीचे की तरफ, और ये वाला इधर की तरफ ही आएगा, क्योंकि ये कम नेगेटिव है, ये ज्यादा नेगेटिव है, तो नेट फोर्स, तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये कैसा हो गया, पोलर कि नॉन पोलर, कैसा हो गया, पोलर। बात समझ में आ रही है, समझा रहे हैं, समझ में आ रही है। लेकिन जैसे ही बात करते हो CCl4 की, तो चारों अपने अपोजिट डायरेक्शन, नीचे वाला देखो, ठीक है। जैसे ही बात करते हैं किसकी, CCl4 की, तो भैया चारों अपोजिट खींच रहे हैं, नेट क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, नॉन पोलर। समझ में आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, नॉन पोलर। तो एक बात समझ में आ रही है, यहाँ पर अब एक एक्सेप्शन, जनरली क्या होता है,
यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि डाइपोल मोमेंट हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो एक बात समझो, जैसे लिखा है CH3F CH3Cl CH3Br और लिखा है CH3 है ना, CH3R CH3Cl CH3Br CH3I। अब यहाँ पर बस बात इतनी आ रही है कि इसमें जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं सब जगह कार्बन ये तो सेम है, इसका तो कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन इसकी ताकत विल डिसाइड कौन ज्यादा कहां से। ये सब 10 रुपए और ये है मान लो 50, ये है मान लो 40, ये है 30 और ये है 20। तो 20 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा 10 20 30 40। तो जितना ज्यादा बड़ा डिफरेंस उतनी ज्यादा क्या डाइपोल, जितना ज्यादा बड़ा डिफरेंस उतनी ज्यादा क्या बात समझ आ गई। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होता है ना डाइपोल मोमेंट। एक बात समझ में आई कि पीरियोडिक टेबल में जब हम बात करते हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। क्या होती है? और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है सबसे ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की। उससे कम फ्लोरीन उससे कम कौन सा आएगी? बात समझ में आ गई। अब ये भी बात तुमको समझ में आ गई, लेकिन एक्सेप्शनली क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ मेथाइल क्लोराइड ज्यादा होती है मेथाइल क्लोराइड से। बाकी सब जगह सेम रहेगा, वही आंसर रहेगा, लेकिन यहाँ पर केवल एक एक्सेप्शन आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, लेकिन दूसरी जगह देखो उसको छोड़ करके बाकी हर जगह फ्लोरीन वाले का ही आंसर ज्यादा है। दिख रहा है ना, फ्लोरीन वाले का ही ज्यादा है किससे? क्लोरीन से। तो अच्छा ये वाला देखो जरा, CH3Cl CH2Cl2 मैंने सिखाया था ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या जो है, क्या ये क्या है? डाइपोल मोमेंट। तो CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है CH2Cl2 से। उससे कम, सबसे कम किसका होता है? CH3Cl। उससे भी कम किसका होगा? CCl4 का। कितना होगा? 0। अभी निकाले हो तुम लोग, खुद ही निकाले तो चारों तरफ सब कट जा रहा था। आ रहा है? चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात आ रही है? केमिकल प्रॉपर्टीज। बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ये दो तरीके के केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमिनेशन का मतलब ऐसे मान लो लिखा है CH3 और यहाँ पर मान लो लिखा है CH। बात समझ में आ रही है? यहां से तुमने क्या निकाला? हाइड्रोजन। यहां से निकाला तुमने क्लोरीन। यहां से निकाल दिया -HCl। और यहां बन गया डबल बॉन्ड। तो हेलो एल्केन बन गया एल्कीन। क्या बन गया? समझ में आई केमिकल रिएक्शन? भैया फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगता है क्या? CH3 CH2 CH2Cl। ये क्या है? फिलहाल ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगता है वो अल्फा होता है, उसके बाद वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा, उसके बाद ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 शुरू हो जाता है। बात समझ आ गया? तो अब यहाँ पर तुमने फंक्शनल ग्रुप से हेलोजन निकाला और यहां से क्या निकाला? तो कौन सा एलिमिनेशन? अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कोई और क्या नाम दे सकते हैं? बीटा एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? बात समझ आ गई? बात समझ में आ गई? तो अब समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन कैसी होगी? तो बीटा एलिमिनेशन हो सकती है। ठीक है, अब बीटा एलिमिनेशन में तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो सकता है। देखो हाइड्रोजन हटा हेलोजन लगा, और क्या हो सकता है? डीहेलोजिनेशन। यहाँ भी क्लोरीन लगा हो, यहाँ भी क्लोरीन लगा हो, विच डाई हैलाइड है, दोनों का हट गया तो डीहेलोजिनेशन हो गया। और क्या हो सकता है? तो कहेंगे डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, एक जगह से हट जाए, एक जगह से हट जाए। तो वो डिपेंड करता है, अभी दिखाई दे आप लोग को। बात समझ में आ गई? अभी बात लिखी हुई है, कभी जो है इकरा कभी कपड़े अपने मन से खरीदने गई हो? बिना मम्मी की सलाह लिए बिना अपना कपड़ा खरीद के लाई हो? नहीं लाई हो, तब तुमसे नहीं पूछेंगे। कोई ऐसा बच्चा जो बिना मम्मी की सलाह के कपड़ा लाए, जैसे लड़के हैं, ये घर में जैसे मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ दीपक की। दीपक गए अपनी खुशी से अपने घर से गए, पैंटालून से कपड़ा ले चले आए, आज ले चले आए, उसके बाद जो है घर पे गए, मम्मी ने एकदम बेकार है,
जा तुरंत बदल के आओ। किसी की मम्मी को एक बार में कपड़ा पसंद ही नहीं आता। आप ले कहीं शर्ट छोटी है तो कहीं कलर अच्छा नहीं है, कहीं कुछ है, मतलब तुम कपड़ा घर पे खरीद के लाओगे फिर वापस करने जाओगे, ऐसे सामान लेके आओगे, सब्जी ले आओगे, सब्जी बदलने जाओगे। है हाँ, मेरी मम्मी भेज देती थी, बड़ी निर्दयी थी। अच्छा, हम लोग को लगता था कि यार दुनिया क्या बोलेगी। एक बार मैं ऐसे टमाटर ले आया, टमाटर खराब था तो ठीक है, एक दो खराब हो सकता, कहीं जाओ वापस करके लो। तो आप सोचो टमाटर वापस करने जा रहे हैं, जितने टमाटर में उतने इससे अच्छा मम्मी भेज देते। अच्छा मम्मी, हाँ, इसे अगर अपने आप लोग के घर में, पता नहीं, मेरे घर में बड़ा अन्याय होता है। मेरे घर में अन्याय इस तरीके से होता है, मेरी बहन ऐसे हर चीज में बराबरी चाहिए उसको, मतलब उसको किसी भी चीज में हो रहे तो पैसा अलग मिल रहा है, इक्वालिटी है, हर चीज में इक्वालिटी है। जब कहीं सामान लाना होता है, मेरे घर के जस्ट बगल में दुकान है, हाँ मेरे घर के जस्ट बगल में दुकान है, और अगर सामान लेने जाए तो दुनिया क्या कहेगी, तुम्हारी पिंकी लड़की देखो सामान लेने आती है। हाँ, मतलब पता नहीं, ये हमको समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया, पता नहीं कौन दुनिया है जो देख रही थी इनकी बेटी सामान लेने जा रही है। अगर आलू लेने जाना है तो इनकी, बताओ लड़की होकर के वो सामान लेने जाए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अभी तो तुम इक्वालिटी की बात करते हो, हाँ घर ही में सबसे ज्यादा अत्याचार है। हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ अपने घर में। तो अब मेरी बात को समझिए, अब जैसे आपने शर्ट खरीदी और आपकी मम्मी को शर्ट पसंद नहीं आई, तो आप शर्ट का क्या करेंगे? ऑप्शन 1 कि जिद करके रख लो तो पापा को बता के मार खिलवाएंगी, तो वो तो नहीं हो सकता है। मना कर दो तो सारा पापा आएंगे, पापा कहेंगे जाके कल बदल के चले आना, तो जाना तो पड़ेगा। तो ऑप्शन 1 बेकार है। ऑप्शन 2 क्या है कि भैया गए दुकान पर, कहें भैया देख लीजिए, बदल के दे दीजिए, मम्मी कलर पसंद नहीं आया, तो वो सब जानते हैं बेचारे दुकान वाले, बदल देते हैं। लेकिन हाँ, वो जानते हैं कि इनके अभी जाएंगे फिर आएंगे, तो वो सब जानते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि शर्ट के बदले शर्ट ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि शर्ट लेने का, शर्ट पसंद नहीं जूता लेके चलिए, ऐसा नहीं हो सकता। क्या होगा, शर्ट ले और पैसा वापस नहीं होता, बदल के ही देते हैं। तो शर्ट के बदले शर्ट, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल को हटाओगे तो क्या करके लगाओगे, नया न्यूक्लियोफाइल। क्या लगाओगे? तो अगर यहाँ पर देखो तो हेलोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजन। और जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो नेगेटिव चल जाएगा। जब भी कभी बॉन्ड टूटेगा इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर, इसका मतलब ये किसका नेचर कैसा है, हैलाइड, नेगेटिवली चार्ज है। क्या होता है? अच्छा, ये है क्लोरीन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्लोरीन के पास अपने आप 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और एक और मिल गया तो 8 हो गया, स्टेबल है। 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर। लोन पेयर भी है, स्टेबल भी है, लोन पेयर भी है और स्टेबल भी है। ये दो बात जब आप समझ लेते हैं, ये दोनों बात जब आप समझ लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है लुईस बेस। क्या है? लुईस बेस, जिसके पास एक लोन पेयर है, वो कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाता है? तो याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना जानते रहोगे, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट उसका कम से कम एक लोन पेयर हो, वो लोन पेयर, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो लोन पेयर में भी नेगेटिवली चार्ज आए जितने बचे सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्या होते हैं? सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये रिएक्शन क्या हो गई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो ये हटा और क्या करके लग गया। अब बात आती है, ये एल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अब एल्काइल ही अपने आप में 3 तरीके का होता है, टर्शियरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल और प्राइमरी एल्काइल। अगर टर्शियरी कार्बन से हेलोजन लगा है तो ये हो गया टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। अगर सेकेंडरी कार्बन से हेलोजन लगा है तो सेकेंडरी, और अगर प्राइमरी से लगा है तो प्राइमरी। इसका मतलब इसके पास यहाँ पर कुछ लगा होगा, कुछ भी लग सकता है, CH3 लग सकता है, CH2 लग सकता है। मतलब ये जो डैश में दिखा रहा हूँ ये कार्बन के लिए दिखा रहा हूँ, कोई कार्बन का कंपाउंड। और बाकी जगह जो स्पेसिफाई करने के लिए क्या लगाओगे? हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ तो कार्बन का लगा, लेकिन यहाँ पर 3 ही तो बॉन्ड हुआ, और कार्बन का कितने बॉन्ड बनता है? 4। कितना आता है? तो भाई वो हो जाएगा, मतलब 4 बॉन्ड होने का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। बात समझ आ रही है? तो ये टर्शियरी, सेकेंडरी, रिएक्टिविटी ऑर्डर यही होता है। तो क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, क्या है? कार्बोकैटायन है, तो ये रिएक्शन कहलाएगी। मतलब यहाँ पर जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। तो टर्शियरी कार्बो, ये कौन सी रिएक्शन है? SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकैटायन। रिएक्शन क्या कहलाती है? SN1 रिएक्शन। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन 1 कहते हैं। अगर यही रिएक्शन और क्या हो सकती है? तो E1 भी हो सकती है। क्या हो सकती है? E1 E2 सुना है कि नहीं? E1 E2 या SN1 SN2। तो बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है NAG रूल। क्या आ रहा है? NAG। G का मतलब ग्रुप, G का मतलब ग्रुप।
अब ये ग्रुप किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या होता है, मतलब क्या, ये रिएजेंट है। क्या है? रिएजेंट। ये क्या है? तो कहेंगे दिस इज सबस्ट्रेट। क्या है? सबस्ट्रेट। और ये क्या है? तो कहेंगे सर ये है प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे बात आ रही है रिएजेंट में ये जो ग्रुप है जितना ज्यादा ये मतलब ये कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतनी जल्दी ये ग्रुप आकर के यहाँ लग जाएगा। अब ये ग्रुप क्या क्या हो सकता है? कई बात समझो, जैसे यहाँ पर Na लिखा हुआ है तो जैसे NaCl मान लो, और यहाँ है R Br, तो ये इससे ये हटेगा Br माइनस और ये टूटेगा तो Cl माइनस और ये R प्लस, तो R प्लस और Cl माइनस मिलकर के RCl बनाएंगे और क्या बन जाएगा? NaBr। क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हो गया? अब यहाँ पर एक खास बात है कि ये NAG रूल में ये जो कार्बन होना एल्काइल ग्रुप होना चाहिए ये सिर्फ प्राइमरी एल्काइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यही एक्सेप्शन ही इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए? प्राइमरी। मतलब जैसे CH3 Cl लिख लो, CH3 CH2 Cl लिख लो, CH3 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 CH2 Cl। ये होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। सायना ने कह दिया नहीं होगा तो बाकी सब नहीं होगा। होगा क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये क्लोरीन से कौन लगा है उसकी डिग्री डिसाइड करती है। तो ये क्या है? प्राइमरी, क्योंकि ये एक ही कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाया तो ये क्या होगा? प्राइमरी। इससे ये तो उसके बाहर लिखा हुआ है, ये इसीलिए तो मैंने पूछा था। देगा, बिल्कुल देगा। कह रहे हैं सिर्फ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इस्तेमाल होता है अगर किसी हैलोजन में डबल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है। अगर हैलोजन डबल बॉन्डेड CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl ऐसे लिखा है तो ये रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन नहीं लगा होना चाहिए। डबल बॉन्डेड कार्बन से क्या नहीं लगा होना चाहिए? हैलोजन नहीं लगा होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं आगे। अब बात आती है ये ऑर्डर पढ़ा दिया था, यहाँ पर क्या RI RBr एक्सियल एरर किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है? जो ये पीछे रिएक्शन पढ़ाई थी NAG रूल वाली, इसका। उसके पहले क्या पढ़ाया था? डाइपोल मोमेंट। क्या पढ़ाया था? डाइपोल मोमेंट। अब बात आती है कि ये देखो यहाँ पर लिखा है CH3 CH2Br। बात समझना। हाँ, अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है NaCl, एक तो मैंने वही बनाया था, और क्या हो सकता है? NaCN। क्या हो सकता है? तो ये आकर के इस CN के साथ तो ये बनेगा CH3 CH2 Cl, ये बनेगा CH3 CH2 Cl। और क्या बन सकता है? तो कहेंगे सर NaOH हो सकता है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH। ये सब अलग अलग रिएक्शन है, आपकी बुक में दी है, मैंने एक ही बार में आपको सिखा दिया। इसके अलावा क्या हो सकता है? अमोनिया हो सकता है, HNH2 हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाला इसके साथ आकर के लग जाएगा तो CH3 CH2 NH2 हो सकता है। और क्या हो सकता है? NaI हो सकता है, NaI हो सकता है, तो बनेगा CH3 CH2I हो सकता है। और क्या हो सकता है? CH3 CH2 और आगे जो है मतलब NO2 लिखा है, देखो ये NaNO2 लिखा हुआ है। अब NaNO2 में क्या होता है? NaONO2, ठीक। सॉरी, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर -2 है प्लस, और यहाँ पर CH3 CH2Br तो ये बन गया NaBr। तो ये क्या बनाएगा? CH3 CH2 CH3 CH2ONO, है ना? चलिए, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर क्या हो सकता है? C2H5ONa। और क्या रिएक्शन में तुम्हारा क्या था? CH3 CH2Br। ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा, इसके ऊपर माइनस आ जाए, इसके ऊपर प्लस आ जाए, ये आ गया NaBr। और ये क्या बन गया? तो कहेंगे CH3 CH2O C2H। सबको आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या है सर? इथॉक्सी इथेन। क्या कहेंगे? ईथर है ना, ईथर में एल्कोक्सी एल्केन होता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल ईथर है। कैसा ईथर है? सिमेट्रिकल। तो क्या कहलाएगा? इथॉक्सी इथेन। अगर यहाँ CH3 लिखा होता तो मिथॉक्सी इथेन होता। एक बात याद रखो, माँ बाप हमेशा किसके साथ जाते हैं? किसके साथ? जैसे दो भाई हैं, बड़ा भाई छोटा भाई,
माँ बाप किसके साथ रहना पसंद करते हैं? छोटे वाले के साथ, है कि छोटे वाले को थोड़ा सा ज्यादा प्यार हो जाता है। जैसे बड़ा बच्चा अगर थप्पड़ मार दे, छोटा बच्चा थप्पड़ मारे, कौन किसका ज्यादा बुरा हो जाएगा? ठीक, छोटे बच्चे बेटा मार के दिखाओ, मार के दिखाओ, हाँ तो हाँ प्यार आ रहा है, वो मार रहा है, प्यार आ रहा है, और तेज से मार के दिखाओ। ओ भाई बड़े वाले ने बस भैया, उसके बाद मतलब तुम समझ नहीं सकते हो तो क्या क्या हो सकता है बेदखल हो जाए बेचारा। तो हाँ, एक सेकंड रखिएगा। हेलो, पर हेड 50-50 बोला है। हाँ हाँ, अभी बच्चा भैया फोन किए थे, बात नहीं हो पाई मेरी किसी बात पे, तो क्या बात करनी है, हमने कहा कि अभी हम क्लास में हैं। ठीक है, तो आप बात कर लीजिए ना, जो आप चाचा, मैं क्लास में हूँ, इसका मेरा केस लगा हुआ है। ठीक है, तो मेरे बड़े भैया हैं, कजिन है हमारे सबसे बड़े भैया, तो वो जब छोटे थे उनका बच्चा सब बुलाता था, उनका नाम ही पड़ गया बच्चा भैया। उनकी शादी में उनका नाम पता चलता है, हमारे ऐसे ही हो रहा है। हाँ, कि शादी में पता चलता है। पता है ना, मेरी एक बहन है, उनका नाम बहनी है, तो उनका शादी में नाम पता चला कि बहनी मत बोलना, बेइज्जती समाज में यार, बहनी बुला, बहनी मतलब बहनी होता है, लेकिन अब इसे क्या है कि कहते नहीं, रश्मि नाम है उसका, रश्मि बोलना, रश्मि दीदी। अब उस दिन बड़ा ऑकवर्ड लगे, सबको ऑकवर्ड लग रहा कि अरे बहनी बुला, रश्मि बुला, दिक्कत हो जाएगी। लड़की वाला पता चल जाए तो बेइज्जती है ना, कि इनके घर में इनको बहनी बुलाते थे। हाँ, तो भाई लड़के वालों से बहुत डर है। शादी वादी पर बड़ा सिस्टम होता है, तुम नहीं समझ। हाँ चलो, एक दिन अभी मेरी मासी की शादी हुई, तो मासी मेरी एक दिन अपना वो फ्लैट दिखा रही थी मुंबई में, कि देखो बेटा ये है, ये स्विमिंग पूल है, ये है, ये है। वही कह रहे कि भाई ये तो सही जगह पहुंच गए, एकदम बढ़िया लग रहा है। तो अब हम लोग बताएंगे, हम लोग को तैरना आता है, हम लोग बचपन से स्विमिंग करते हैं, वहां जाएंगे तो दिखाना पड़ेगा, सीख के जाएंगे कि मासी स्विमिंग आती है। यहाँ पर देखो, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, दैट इज SN1 रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। अच्छा बात बताओ, शादी तय होने में ज्यादा समय लगता है? देखेंगे तो लेकिन शादी होने में उतना समय नहीं लगता। जैसे शादी के भाई साहब आज देखेंगे, कल बताएंगे, अभी खरवास चल रहा, खरवास के बाद बताएंगे। तो अब इससे क्या है कि नहीं, खरवास से बात नहीं करनी चाहिए, तो 1-2 महीने का प्रोसेस चल गया, लेकिन पता चल गया कि फलानी शादी कल है, तो कल अब हो जाएगी, 1 दिन में निपट जाएगी। इसका मतलब 2 स्टेप में रिएक्शन, एक हो स्लो और एक हो रही है फास्ट। लेकिन शादी होगी कि नहीं होगी, दिस विल डिसाइड कि वही स्लो वाले स्टेप से 1 महीना टल रहा है, देखिए कोई पता चल रहा है, उसी में आदमी दूसरी लड़की रिसर्च कर रहा है कि भैया देख ले, कोई 1-2 और रिश्ता देख ले। तो अब आप समझो, यहाँ पर भी इसी तरीके से किसी भी ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो कोई भी जो तो आपका जो रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन होती है, वो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, यही रिएक्शन का रेट डिसाइड करेगा। क्या कहेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे इसी को पढ़ना होता है। तो वहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही से पढ़ने होते हैं। तो स्लोवेस्ट स्टेप विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहीं से रिएक्शन डिसाइड होती है कि SN1 है कि SN2 है। अब मेरी बात सुनो, इस इंसान की जिंदगी समझो, ये एक इंसान है जो शादीशुदा है, एक इंसान है जो शादीशुदा है, एक इंसान है जो शादीशुदा है, लेकिन उसकी शादी चल नहीं पा रही है। रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि जब इसके घर वाले कह रहे ऐसा करो, तुम इनको डिवोर्स दे। समझना बात को, बड़े सज्जन आदमी है, इन्होंने पहले अपने आप को इनको डिवोर्स दिया, पहले स्टेप में इन्होंने डिवोर्स दिया। तो अब ये हो गए बैचलर, मोस्ट एलिजिबल बैचलर हो गए। मतलब बैचलरों की शादी हो ना हो, इनकी होनी चाहिए, क्योंकि अब ये शादी के बाद आदमी खाली वाले इनकी करा तो पता नहीं हो ना हो, तो ये क्या होगा? अब ये मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। कोई लड़की देख रहा है कि शादी करोगी, तो ये तो ये क्या है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये मोस्ट रिएक्टिव कंडीशन में है। अब ये गए और इन्होंने क्या किया कि दुनिया को जो है बताया कि हम सिंगल हैं, अब हमसे कोई भी शादी कर सकता है। तो एक लोग समझ में आई इनको, और इन्होंने दुनिया को बता के गाना वाना बजा एकदम बढ़िया तरीके से शादी करी। और अब इन्होंने जैसे डिवोर्स के बाद उस लड़की के घर से बारात ले जाओ, क्या दिक्कत है? क्या कर लेगी? अब तो हो गया ना। हाँ, तो जैसे जिस नई वाली की बारात में ऐसी गली से जाओ कि उसके लड़की का घर पड़े,
किससे टूटी है? हाँ, उसको पता चले तुम नहीं कोई और सही। तो अब देखो, जिस जगह से वो हटी है वही अधिकार नई वाली को मिला, एकदम उसी पोजीशन पर, एकदम उसी पोजीशन पर। लेकिन ये दूसरी कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी कहती है कि ना है ये पाना ना खोना भी है, तेरा ना होना ना जाने क्यों होना ये। अब ये गाना बहुत अच्छा है। गाना क्यों अच्छा है? क्योंकि ये एल्काइल का, देखो ये SN2 पढ़ा रहे हैं, कौन सी पढ़ा रहे हैं? SN2 वाली। अब ये देखो, ये वाली रिएक्शन बहुत मजेदार है। यहाँ पर ये एक हेलो एल्केन था, एक हेलो एल्केन था, और इन्होंने क्या किया, इनको ये समझ में नहीं आ रही है। अब ये थोड़ा बदतमीज टाइप के लोग होते हैं। हाँ, ये थोड़ा दुनिया समझ में नहीं रहने लायक होते हैं। ये इनसे दूरी बढ़ा रहे हैं और किसी दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो मेरी बीवी बहुत टॉर्चर करती है, तो हमको उसके साथ रहा नहीं जाता। तो ये इमोशनली इनको जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में कि ये बीवी दूर जा रही है, बीवी करीब नहीं होने वाली, करीब आ रही है, इनसे बतिया रहे, इनसे बतिया रहे। वो कह रहे फोन बिजी कर रहे हैं, बॉस से बात कर रहे हैं, तो हाँ लेडी बॉस, तो अब नई बॉस से बात कर रहे हैं। तो अब ये समझो, अभी बात समझो, एक टाइम ऐसा है इनसे कहेंगे बेबी ब्रेकअप, ये गई और ये आई। जैसे ये गई, अब इनको नहीं बताया कि हम दूसरी को लिए आ रहे हैं। ये अगर सामने वाले डोर से गई है तो ये पीछे डोर से घर में आ रही है, मतलब ये शादी कर ली, किसी को बताए नहीं। अब समझो क्यों? क्योंकि बवाल हो जाता, तो शादी करिए। अब जब शादी होगी फिर बवाल नहीं होगा। तो अब देखो, ये इसका जो है हेलोजन 3 डायमेंशन में अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, जिस तरफ ये लगा हुआ था। अगर ये रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन है तो प्रोडक्ट इन्वर्जन बनेगा। कैसा बनेगा? इन्वर्ट हो गया ना। पहले ये यहां पर लगाए हुए थे अपना न्यूक्लियोफाइल, अब इस साइड लगाए हुए हैं। मतलब 3 डायमेंशन में ये वही इंसान है, पहले बीवी को इस हाथ से पकड़ा हुआ था, इसका हाथ छोड़ा है, दूसरी पकड़ा इस हाथ से। तो 3 डायमेंशन में ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड था, बाद में क्या हो गया? राइट हैंड साइड आ गया। है बीवी साथी, लेकिन अब दूसरे हाथ से। इसका मतलब 3 डायमेंशन में उसका ओरिएंटेशन बदल गया। क्या बदल गया? ओरिएंटेशन। तो इसको कैसे? इन्वर्जन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब एक बात समझो, ये वाला जो आदमी था, ये वाला आदमी सामने से बीवी को छोड़ा, सामने बीवी को लेके आया। अब चाहे इस हाथ से पकड़े चाहे इस हाथ से पकड़े, कुछ होगा? कभी इस हाथ से पकड़ रहा दुनिया दिखाने, कभी इस हाथ से पकड़ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि इसको कहते हैं क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर। मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी और लीवो रोटेटरी भी। क्या क्या हो गया? डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जब बात करेंगे तो क्या बनेगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनेगा और लीवो रोटेटरी बनेगा, और दोनों इंटर कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको अलग नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? अब यहाँ पर लिखा है क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो स्लोएस्ट स्टेप है, तो ये जो सबस्ट्रेट है ये SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है, और इस ऑर्डर की रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। मतलब एल्काइल ग्रुप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, बोला था ना, अगर टर्शियरी एल्काइल का होगा, टर्शियरी एल्काइल होगा, सेकेंडरी एल्काइल होगा या प्राइमरी एल्काइल होगा, तो सबसे ज्यादा कौन देगा? ये। उसके बाद बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। बात समझ में आ रही है? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कौन सा कार्बोकेटाइन बना है। अब बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। किसकी बात आती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। तो जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पर बात आती है टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। बात समझ में आ गई? टर्शियरी और सेकेंडरी और बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या है कि टर्शियरी एल्काइल का बोला था ना, वही टर्शियरी एल्काइल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसका सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। प्रोडक्ट, ये किसकी बात हो रही है? प्रोडक्ट की। ये किसकी बात हो रही है? रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट जितना रिएक्टिव प्रोडक्ट उतना स्टेबल। जितना अच्छे तुम्हारे कोचिंग टीचर तुम पढ़ने वाले, उतनी जल्दी तुम उतने अच्छे कॉलेज में जाएगा। जितने अच्छे कॉलेज में उतनी खुशी। हाँ, बात समझ में आ रही है? चलो यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब बात आती है SN2 की। क्या मैंने आपको SN2 समझा दिया? मैंने आपको SN2 समझाने के बाद क्या पढ़ाया? यहीं से करना पड़ेगा। क्या लिखा है? क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, अच्छा ये 2 स्टेप में हुआ कि एक ही स्टेप में? कंटिन्यूअस है। देखो एक ही स्टेप की रिएक्शन है। कैसी है? ये तो इंटरमीडिएट है। ये तो इंटरमीडिएट मतलब बहुत ही रिएक्टिव अनस्टेबल कंडीशन। किसी भी चीज में ब्रैकेट लग जाए मतलब बहुत ही अनस्टेबल है, मतलब इनको तुरंत फैसला करना पड़ेगा। तो इसे छोड़ो, वैसे शादी कर लो। यहाँ पर वो आराम से कर रहा है, ये जैसे पहले सबस्ट्रेट है। तो क्या लिखा है? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है दोनों ही सबस्ट्रेट में न्यूक्लियोफाइल है, तो ये रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की। और यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होता है? सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी
कंडीशन है जो SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में आयन बन रहा था, क्या बना था? कार्बोकैटायन, आयन है ना। आयन के लिए कौन सा कंडीशन अच्छा, पोलर की नॉन पोलर? अभी बोला था पोलर, क्या पोलर? अरे पोलर किसी एक डायरेक्शन में जा रहा, आयन कैथोड की तरफ जा रहा, तो इसके लिए कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए? पोलर सॉल्वेंट सबसे पहला है, क्योंकि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। पहली बात यहाँ पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन है, तो ऑर्डर देखो, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और इसके बाद मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल हैलाइड। क्यों? इसके बाद क्या लिखा है कि जो सॉल्वेंट का नेचर है वो कैसा है? पोलर है। और यहाँ पर लिखा है जो कि हाईली पोलर होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। और यहाँ पर जो जैसे पोलर सॉल्वेंट क्या होगा? पानी हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, एसिड हो सकता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये ही हो सकते हैं, और भी इस तरीके की ईथर भी हो सकता है। कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो अच्छा एक बार बताओ, कोई रोड बहुत चौड़ी है लेकिन उसमें बहुत सारी कार है, तो गाड़ियां तेज चलेंगी कि स्लो चलेंगी? लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस हाईवे, लखनऊ कानपुर हाईवे अगर आप देखिए, हाईवे दूर, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, रोड भी है, लेकिन इतनी गाड़ियां हैं कि वहां 30-40 की एवरेज स्पीड है, 30-40 की एवरेज स्पीड है, और 3-3.5 घंटा लगता है लखनऊ से कानपुर जाने में। तो एक बात समझिए, अगर मुझे लखनऊ कानपुर समझो, अब उसी के पैरेलल लखनऊ कानपुर का एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो चौड़ा है, गाड़ियां उतनी ही हैं, कुछ गाड़ियां हाईवे NH पे डिवाइड हो जाएंगी, कुछ एक्सप्रेसवे पे जाएंगी, गाड़ियां भी कम हो गई, स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं? उनका कहना है कि 35 मिनट में आप कानपुर पहुंच जाओगे, 35 या 45 मिनट बोला है कि 45 मिनट में लखनऊ से कानपुर पहुंच जाओगे। तो बात को समझिए कि अब ये फायदा हुआ कैसे? रोड चौड़ी कर दी। अगर आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे गए हो, हाँ, अरे नहीं, ये बहुत बहुत बेहतरीन एक्सप्रेसवे है, कभी जाइए, तो आते समय आप कहेंगे अगली बार समाजवादी को वोट देंगे, तो चलिए वो बात अलग है, दे दीजिएगा, अच्छी पार्टी ठीक है, बात चलिए, मजाक कर रहे हैं, वोट अपना अपने हिसाब से दीजिए। मेरा कहना यह है कि वो एक्सप्रेसवे इतना अच्छा बना है, वहां गाड़ियां क्यों इतनी जल्दी पहुंच रही हैं? क्योंकि भैया वहां पे स्पीड चौड़ाई है, और एक तो उसका किराया गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, तो भाई कम ही लोग उस पर, जितने लोग जा रहे हैं जो पे कर सकते हैं वही तो जा रहे हैं, तो टोल भी, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कार जितनी कम होगी, स्पीड उतनी ज्यादा होगी। इसी तरीके से नंबर ऑफ आयन सोल्यूशन में, नंबर ऑफ आयन सोल्यूशन या सॉल्वेंट में जितने कम होंगे उतना जल्दी होगा। तो मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन फेवर करेगा आयन की मूवमेंट को, कंसंट्रेटेड में नहीं होगा। तो लिखा है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन कम होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन होगा, उतना ज्यादा डाइल्यूशन होगा। और यहाँ पर लिखा है कि न्यूक्लियोफाइल की ताकत नहीं डिसाइड करेगा। मतलब अगर मैं बात करता हूँ ऑल्टो की, हेलो, हाँ, तो बात क्या समझ में आई? बात क्या समझ में आई कि आयन का मतलब अगला बात क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रेंथ ऑफ आयन, क्या स्ट्रेंथ ऑफ आयन का इफेक्ट नहीं होगा, स्ट्रेंथ ऑफ आयन इफेक्ट नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मेरे पास थी जेन, मुझे मिली थी, मैंने खरीदी भी नहीं थी, हम लोग को मिली थी गिफ्ट, हाँ कोई बात नहीं, पेशेंट बैठो, बच्चे बड़े थोड़े हैं पेशेंट, तो कब बैठो कर, हाँ तो सुनो, तो मेरे पास जेन थी, अच्छा उस एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट 120 है, मेरे पास जेन थी, मेरे बगल में जा रही फॉर्च्यूनर, मेरे बगल में जा रही, हाँ लेकिन हमारा काटा 120 है, उनका भी 120 है क्योंकि उनकी भी लिमिट है। तो वहां पर कार इज नॉट इम्पोर्टेंट, ड्राइवर इज इम्पोर्टेंट। इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं वहां देख रहे, तो सबकी ही स्पीड लिमिट उतनी है। और एक बार वहां रोड पे चल गए, तुमको ब्रेक ही नहीं मारना कि तुम अपना मेंटेन रखो, जब तुमको ओवरटेक करना है तो एसी बंद कर दो। जो गरीब गाड़ी चला है वो जानता है कि पिकअप के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एसी बंद करेंगे, ओवरटेक करेंगे, फिर एसी चला लेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी न्यूक्लियोफाइल से फर्क नहीं पड़ता। कह रहे कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कह रहे कि नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, तो जितना ज्यादा, देखो एक बात, एक आदमी है और उसकी शादी 60 साल की औरत से हो जाए, एक आदमी है उसकी शादी जो है वो खुद बेचारा 30 साल का है, उसकी शादी 30 साल की औरत से हो जाए, लड़की से हो जाए, मतलब ठीक है, अब समझ लो बीच की कैटेगरी ना। और उसी आदमी की शादी जो है 16 साल की लड़की से हो जाए, 18 साल की लड़की से, 16 साल से नहीं हो सकता, 18 से हो जाए, कब कब रिश्ता जल्दी टूटेगा?
16 वाला भी टूट जाएगा, निब्बी निब्बा वाला नहीं चलेगा। निब्बी और अपोजी में बहुत डिफरेंस है सोच का, और ये एक दूसरे के साथ है कंपैटिबल है, और यहाँ शादी तो दहेज के चक्कर में कर लिए, अब परेशान है तो वो भी टूट जाएगा। इसका मतलब जितना बड़ा एनायन, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो जितना बड़ा एनायन उतना कम स्टेबल, उतना कम स्टेबल। तो सबसे पहले ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा, मतलब इसका टॉप टू बॉटम जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। अरे फ्लोरीन ऊपर आयोडीन नीचे, तो साइज नीचे बढ़ रहा है ना। अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो स्टेबिलिटी घटेगी। सबसे पहले एल्काइल आयोडाइड टूटेगा, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब क्या है, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर एक शब्द लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है। तो कार्बोकैटायन दो तरीके का हो जाता है, हाइड्राइड शिफ्ट और मेथाइल शिफ्ट। तो दो तरीके से वो अपने मॉलिक्यूल को रीअरेंज करता है, ज्यादा रिएक्टिव बनता है, इसलिए। और ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या SN1 रिएक्शन हम लोग कौन से रिएक्शन में पढ़ेंगे, मार्कोनी कॉब इसे पढ़ेंगे, कोनी मारते हैं नाम पढ़ गया मार्कोनी। तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर लिखा है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि जो कार्बोकैटायन है उसकी ज्योमेट्री है प्लेनर, मतलब कार्बन पॉजिटिव CH3 CH3 CH3, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp2, तो ज्योमेट्री हो गई प्लेनर, ज्योमेट्री हो गई प्लेनर। तो कह रहे हैं क्योंकि जो कार्बोकैटायन है वो प्लेनर ज्योमेट्री का है, और न्यूक्लियोफाइल या तो किसी भी साइड आकर के लग सकता है, यहाँ भी आकर के लग सकता है और इस साइड भी। तो मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिटेंशन भी बनेगा, इन्वर्जन भी पड़ेगा, 50% रिटेंशन। फिर मतलब मोटा मोटा ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो रेक्सिमिक मिक्सचर है, वही वाली बात, चाहे अभी साथ में पकड़ो चाहे इस साथ में पकड़ो, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, रेक्सिमिक मिक्सचर। और क्योंकि कार्बन क्या है, कायरल, क्या है, कायरल। कार्बन कायरल का मतलब उस कार्बन पर लगी हुई चारों चीजें अलग हो, तो क्या हो गया, कायरल। क्योंकि कार्बन कायरल है तो वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट बनेगा और लेवो रोटेटरी प्रोडक्ट बनेगा। अब बात आती है SN2 के लिए कौन कौन सी फेवरेबल है, तो क्योंकि ये एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप का नेचर है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, वहां का था टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। यहाँ पर जो सॉल्वेंट का नेचर है नॉन पोलर होना चाहिए, और इसकी जैसे कि एसीटोन, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, जैसे कि ईथर। इसके बाद लिखा है कि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ, तो कह रहे हैं कि जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए वहां कंसंट्रेशन कम था, कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब इसके बाद कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है। और अगर मैं नेचर ऑफ लिविंग की ग्रुप की बात करें कि कहना कि बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर विल द SN2, और इसके बाद RI RBR और RCR RF। कहने नेचर ऑफ प्रोडक्ट, बकैन न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है, जो है हमेशा 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। बोला चला इस हाथ से हटा तो इस हाथ पे ला करके किसी और को लगाया था, ठीक है। यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पॉसिबल, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। प्रोडक्ट क्या है, एक आयरन, प्रोडक्ट क्या है, एक आयरन। जैसे ये वाला देख रहे हो तुम, यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। देखो क्लोरीन यहाँ था लेकिन आयोडीन अपोजिट डायरेक्शन में आकर लगा। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, नॉन क्लोरर, एसीटोन, SN2 मैकेनिज्म, NaI। बस समझ में ना, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट बन गया। बात समझ में आ गई। अब SN2 मैकेनिज्म का एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में जो इस्तेमाल किया होता है, क्योंकि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बनता है, यही नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।